दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो 2017 में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग इसमें हल करेंगे, ठीक है। और इससे दोस्तों हम लोगों को एक आइडिया लगेगा, एक पता लगेगा कि किस तरह से जो TET यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चनों को पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और इस पेपर को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग उत्तर प्रदेश मतलब कि पुलिस का जो होता है एग्जाम SI का होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रत्येक एग्जाम के जो पेपर हैं उनको हम लोग हल करेंगे, जिससे कि हम लोगों को एक पता चले, एक आइडिया मिले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये कौन सा दोस्तों पेपर है, तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा TET यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 का ये पेपर है, ठीक है। ये 2017 में हुआ था और ये ये सीरीज B है, ठीक है। उसके बाद में कक्षा 1 से 5 तक देखिए इसमें परीक्षा तिथि कब हुई थी, तो 15/10/2017 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे कि पता चले कि किस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को एक धार दे सकें, ठीक है, एक उसको सही दिशा में ले जा सके। तो देखिए नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें जो युग्म सही नहीं है उसको हम लोगों को क्या करना है, ढूंढना है। तो देखिए इसमें सही कौन सा नहीं है, तो इसमें सीखने का समग्र सिद्धांत हल या सही नहीं है और सब सही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक यानी कि यह थार्नडाइक का सिद्धांत था, उनका कथन था, हाँ बिल्कुल था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा था, यह उनका सिद्धांत था, हाँ बिल्कुल था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने कहा था, पावलोव ने दिया था, इनका सिद्धांत था, तो हाँ ये भी था। और ये सीखने का समग्र सिद्धांत एक हल नाम के एक वैज्ञानिक है, यानी कि यह हाँ एक तरह से आप वैज्ञानिक ही इनको समझिए। तो इन्होंने इसको बताया, इसको नहीं बताया, किसी और ने बताया, ठीक है। तो इसमें यह अच्छे से है, क्लार्क के हल सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित ना होकर, देखिए ये इनसे संबंधित नहीं है, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित। इन्होंने व्यवहारवादी का सिद्धांत दिया, किसने, क्लार्क के हल के द्वारा, ठीक है। तो यह इसमें सही नहीं है, तो हम लोग सही नहीं को ढूंढेंगे, तो इसमें टिक लगाएंगे, कौन सा, D हो जाएगा सही, ठीक है। देखिए इसके बाद में हम लोग इस तरह पढ़ते जाएं, जिससे कि फिर से नीचे ना आना पड़े, साथ में पढ़ते जाएं। देखिए सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो यह कथन हम लोगों को ढूंढना है। तो यह कथन किसका है, डीहान का है, ठीक है, किसका है, डीहान का है। अब देखिए हम लोग नंबर 2 पढ़ते हैं, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ, तो सृजन शास्त्र के पिता कौन है, तो ये देखिए इसमें है गाल्टन इसमें सही है, ऑप्शन B गाल्टन, ठीक है। और इसमें से डिटेल्स में लिखा है, बताया गया कि ये कैसे थे, आइए बता देते हैं आपको। देखिए जो सृजन शास्त्र का पिता है वह फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है, ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन हो गए। अब उन्होंने 1883 ईस्वी में सृजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सृजन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों के सुधार से संबंधी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए नंबर 5वां, हम लोग इस तरफ से चल रहे हैं और इस तरफ दोनों साल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, तो विद्रोह की भावना, बच्चों में देखिए विद्रोह की जो भावना आने लगती है तो वह किससे संबंधित है, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था से,
क्योंकि देखिए बाल्यावस्था में तो बच्चे जानते भी नहीं कि विद्रोह क्या होता है, शैशवा अवस्था में भी बच्चे नहीं जाते हैं, मध्य किशोरावस्था में एकदम थोड़ा सा उनमें ऐसी प्रवृत्ति आती है, मगर यह पूर्व किशोरावस्था में यह एक चरम परिय होती है। और जो एज होती है वह 10 से 14 वर्ष के बीच की उम्र पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब देखिए नंबर 3 में ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। ठीक है, ग्रंथियों के आधार पर तो किसने की है। नंबर 1 क्रेस्मर, बी युंग, कैनन या स्पेंजर। ठीक है, तो इसमें से देखिए कोई भी इनका एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं। यह क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए बताया गया है, इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, तो इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि क्यों नहीं है, आपस में मतभेद क्या थे जिसकी वजह से इनको एग्जैक्ट नहीं माना गया। देखिए अब नंबर 6 देखिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। देखिए सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, वह कहलाती है क्या, सीखने का पठार कहलाता है वह। इसमें नंबर 20 सही होगा, सीखने का वक्र नहीं होगा, स्मृति भी नहीं, अवधान भी नहीं, क्या सीखने का पठार। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, सीखने का पठार कहलाती है। ठीक है, अब देखिए नंबर 7 बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। देखिए इसमें बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछा गया है, तो उसका जो सूत्र है वो क्या होगा, वो सी नंबर होगा। सी नंबर में कौन सा, ये देखिए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ये है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। जो भी टीचर की तैयारी करते हैं वो लोग इस सूत्र को जरूर एक बार पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ यही वाला था बुद्धि लब्धि IQ। ठीक है, देखिए नंबर 8 सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो यह प्रतिपादन पूछा जा रहा है, तो इसमें किसने किया था, थार्नडाइक ने किया था। देखिए प्रयास व भूल सीखने की एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो थार्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग नंबर 13 पढ़ लेते हैं। शिक्षण एवं हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो किसके, नंबर सी सही होगा। इसमें सृजनकर्ता नहीं, सृजनात्मकता इसमें सही होगा। ठीक है, और देखिए सृजनात्मकता में को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या बताया गया है, तो देखिए वो तो टाइम नहीं है। अब देखिए नंबर 10 हम लोग जल्दी देख लेते हैं। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंध नहीं, अभी ये 9 देखिए सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, आप लोग तो सब जानते हैं कि 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। देखिए उसमें 23 माता का होता है और 23 जोड़ा पिता का होता है, जो कि 46 बनते हैं। ठीक है, ये हमारे गुणसूत्र हैं, यानी कि ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। ये देखिए 46, इसमें से 23 माता के हैं और 23 पिता के हैं, जो मिलके बनते हैं 46 गुणसूत्र। देखिए मनुष्य के संयुक्त कोशिका में कुल कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये रहा। देखो और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, यानी कि आप जोड़े पूछ रहा है, तो जोड़े कितने 23 जोड़े। ठीक है, अब देखिए गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, गोलमैन, तो गोलमैन किससे संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से गोलमैन संबंधित है। ठीक है, अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो सी हेगार्टी जी ने किया था। ठीक है, हेगार्टी इसमें सी सही होगा। अब इसके बाद में देखिए कोहर निम्न में से किससे संबंधित थे,
कोहर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वह डी अधिगम का सिद्धांत से आधारित है। नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 15, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? कौन शेष में भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी नहीं, या ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये भी हाँ यही होगा। ठीक है, सी इसमें सही होगा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? कैटल जी थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल जी थे। ठीक है, अब देखिए संज्ञानात्मक सम प्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ये पूछा गया है, तो इसका क्या है? ज्ञान है, ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या पूछा गया कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है साथियों बी का, यानी कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, बी इसमें सही होगा। अब देखिए अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहिमुखी व्यक्ति एवं बहिमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया था? तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यह युंग जी ने किया था, युंग जी ने इसका प्रतिपादन किया था। अब देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये भी सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन सा कारक है? नंबर 1 सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। आप लोग जानते हैं कि जो समाज होता है वह बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, या हमारे यहाँ आसपास का जो वातावरण वही एक समाज कहलाता है, तो उसका असर हम बच्चों पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो वही क्वेश्चन इसमें 22 में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको एक नई दिशा देना है, तो ये सब इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये बच्चों में कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, इसको आप लोग जाने, मतलब टीचर लोग जाने। ठीक है, नंबर 18 पूछा गया निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसमें कौन सा सही होगा? विद्यालय का असहयोग। ठीक है, क्यों है? तो इसमें डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से 23 निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो कौन सा होगा उसमें? दूरगामी विकास का नियम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा था या किसके द्वारा दिया गया था? तो यह गेट्स और अन्य के द्वारा यह कथन दिया गया है। तो देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कथनों को इस कथनों को किसने किया, या इनका इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, इसमें से देखिए 24 नंबर देखते हैं निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। देखिए स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, तो यह मापन किसका करता है? तो सी, यानी कि यह बुद्धि का परीक्षण या मापन करता है। कौन? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। तो इसको आप लोग जरूर याद करें, यह एक बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, और आप लोग भी टीचर बनेंगे तो बुद्धि का ही मापन करेंगे बच्चों को, तो आप लोग ये सब याद रखें, क्योंकि ये कई बार एक रिपीट होते रहते हैं, इसलिए। देखिए नंबर 25 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था बी कौन है? तो यह भी हरलॉग जी ने दिया था। ठीक है, हरलॉग जी ने। अब देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मूल प्रवृत्तियों को तो किसने किया था वर्गीकृत? तो ये एक बी है, मैकडूगल जी ने किया था। ठीक है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, अब देखिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था डम्बिल का। डम्बिल
डम्बिल का यह कथन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सी, बहु अनुप्रिया का नियम। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि अभी हम लोग सिर्फ 28 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा कथन और सिद्धांतों को पूछा जाता है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो कौन सा है? वह बी है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, किसने किया है? डॉक्टर एस जलोटा जी ने 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, और यह हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा जी हिंदी के एक प्रसिद्ध विचारक हैं, लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए एक हिंदी है, देखिए भाग 2 भाषा हिंदी। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 31 से 35। ठीक है, तो इसमें हिंदी के बारे में पूछा गया है और इसमें से देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसका आंसर एकदम छोटा सा, यानी कि घुमक्कड़ शब्द में से कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय ढूंढना है, तो कौन? घुमक्कड़ का हो जाएगा अक्कड़, यानी कि ए हम लोगों का सही होगा। ठीक है, प्रत्यय पूछा गया है। अब देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बी, स्पीयरमैन जी ने किया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग तो पहले से ही जानते हो कि कहाँ हुआ है, वैशाली में हुआ। और महानिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ है। यानी कि महानिर्वाण यानी कि अपने शरीर का त्याग इन्होंने कहाँ किया है? तो पावा कहाँ है? कुशीनगर में। ठीक है, और वैशाली जहाँ जन्म हुआ है वह वैशाली में है। ठीक है, तो और देखिए ये वाला हिंदी का भाग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। स्वच्छंद में से कौन सी संधि है? इसमें? तो डी संधि है, यानी कि व्यंजन इसमें संधि किसमें? स्वच्छंद में। ठीक है, अब देखिए महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो अवस्था कितनी थी? तो नंबर बी, 35 वर्ष की एज में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। अब देखिए गोधूम शब्द का तद्भव है तो कौन सा है? गेहूं। ठीक है, इसमें गेहूं ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए संधि विच्छेद भी इसमें पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नंबर है निधन कपट, यानी कि बराबर निष्कपट। ठीक है, अब देखिए श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? वैदिक धर्म को ही श्रुति धर्म कहते हैं। यह वैदिक धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, किसका? श्रुति धर्म का। हो गया। अब देखिए निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किसकी है? बी, यानी कि अनुग्रहित इसमें शब्द सही है। ठीक, और सारे शब्द मतलब ठीक नहीं है, यानी कि सारे शब्द अशुद्ध हैं। ठीक है, अब देखिए निमिष शब्द का पर्याय क्या है? तो निमिष शब्द का पर्याय क्या है? क्षण, यानी कि ऑप्शन नहीं, सॉरी दोस्तों ये नहीं, वह छिद्र होगा। छिद्र यानी कि नहीं यार, मैं सही कह रहा हूँ, क्षण ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, निमिष शब्द का पर्याय क्षण क्या होगा? छिन्न, छिनक, लम्हा आदि होता है, तो उसमें क्षण होगा। ठीक है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो क्या है इसका? तो है अपेक्षित। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य इसमें वाच्य है। वाच्य है तो क्या है इसका? भाववाच्य। ठीक है, इसमें भाववाच्य, ऑप्शन सी सही होगा साथियों इसमें। अब देखिए सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए तो सा का उच्चारण जो है वह कहाँ से होता है? हमारे तालु से होता है। देखिए सा कहाँ से हुआ? तालु से हुआ, तो ऑप्शन सी तालु से। सा का ध्वनि ये वाला सा, इसका जो ध्वनि का उच्चारण है वह हमारे तालु से होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में देखा जाता है इसके टीईटी जैसे भी एग्जाम्स में। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा है? इसमें अति है, ऑप्शन डी। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है, तो कौन सी शब्द है जिसके लिए कोई आशा ना हो?
अप्रत्याशित, जिसके पास कोई आशा ही ना हो। ठीक है, इस ऑप्शन बी। अब देखिए उपतयिका का अर्थ है, उपतयिका का क्या अर्थ है? तो उपतयिका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। उपतयिका का अर्थ क्या है? पर्वत के पास की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? उपतयिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए अंगा, अंगा शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ है? उच्चारण स्थान होता है, कहाँ से होता है अंगा का? तो कहाँ से होता है? नासिक की का, जैसे अंगा, अंगा कहाँ से होता है? नासिक से होता है। अब देखिए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। और यदि भाषा की पूछी जाए कि कितने भाषा है हमारे संविधान में, तो वह 22 भाषाएं हैं। वह कितने हैं? 22 भाषा है। ठीक है, और यदि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने भी टीचर के मतलब कि कैंडिडेट हैं वो लोग इसको जरूर पढ़ें। और देखिए आते ही इसको हम आपको बताते हैं 18 बोलियां वह कौन कौन से। देखिए भाषा नहीं पूछा गया, बोलियों को पूछा गया। यदि भाषा पूछा जाए तो वह 22 भाषा है। ठीक है, वह संविधान के अंतर्गत आती है, भाग 18 के अंतर्गत। तो उसमें बोलियों को पूछा गया है कि हिंदी में कुल कितनी बोली है। तो देखिए कितनी है? कौरबी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमायूनी और गढ़वाली, यह सब हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है, और ये सब स्थानीय भाषा है, इसको अपने आप बन गई है। भोजपुरी जैसे है, भोजपुर जाओ भोजपुरी, कुमायूनी जो भी है, गढ़वाली, ये उत्तराखंड में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में। तो यह सब वहाँ की एक स्थानीय भाषा है। ठीक है, अब देखिए 47वां नंबर देखिए, 4 गजमलमल में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कौन सा है इसमें? परिमाण बोधक। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है, तो पत्रिका युग कौन सी है जो भारतेंदु के युग में निकली है? तो वह कौन सा है? ना ऑप्शन ए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है? तो शीर्ष का तत्सम रूप बी होगा, बी यानी कि शीर्ष होगा। शीर्ष का तत्सम रूप शीर्ष होगा। ठीक है, तो इसमें तत्सम तद्भव भी पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखें। यानी कि जो हिंदी ग्रामर है ये काफी पूछी जाती है। अब देखिए चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास क्या है? तो समास है द्विगु, द्विगु। ठीक है, तो द्विगु समास, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? यानी कि यह क्या है, क्या कहते हैं उसको, आंख की किरकिरी होने का। तो इसमें एग्जैक्ट इसमें नहीं है कोई आंसर, इसमें ए या दोनों आप लगा सकते हैं। इसमें ए और दोनों है, धोखा देना या कष्टदायक होना, तो उसमें आप दोनों लगा सकते हैं। बी और सी नहीं, ये गलत है, सॉरी। अप्रिय लगना, अप्रिय लगना या धोखा देना, ए और सी, ए और सी है। ठीक है, ये वाला सही है, कष्टदायक, अप्रिय लगना या कष्टदायक होना। ठीक है, अब देखिए 12 बरस लो कुकर जियो, अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसने लिखी है? तो यह किसने लिखी है? जगनिक जी ने लिखी है। जगनिक एक लेखक है, उन्होंने यह पंक्ति को लिखी है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, क्या है? आशुभाषण। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? मॉरिशस एक देश है जहाँ पर हिंदी भाषा को लिखने में और बोलने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत के साथ साथ। अब देखिए सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर, तो सूरसागर आप लोग जानते हैं कि सूरदास से संबंधित है। तो सूरसागर की रचना यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में भी इसमें ग्रामर काफ़ी पूछा जाता है। तो ये अंग्रेजी है, तो इसको हम लोग इसमें स्टडी नहीं करेंगे, आप लोग बस ऐसे ही देख लें। इसमें अंग्रेजी भी पूछी जाती है, अंग्रेजी ग्रामर भी पूछी जाती है। जैसे कि इसमें एज का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ये देखा गया कि he had not paid his bill, his electricity was, इसमें तो आपको फिल करना, तो एज फिल होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ग्रामर भी पढ़ें।
इसको भी छोड़ना नहीं है। अब आइए देखिए 58 नंबर देखते हैं। बीड़ों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह रचना है, बीड़ों का कैसा हो बसंत। ठीक है, अब देखिए 61वां नंबर हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? तो वह कौन सा है? मानक भाषा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे ग्रामर आप लोग ऐसे ही देख ही लिया है कि किस तरह से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ग्रामर को अपने सिलेबस के अनुसार इसको तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर 60 हम लोग देख लेते हैं। इसमें से बताया गया है कि निम्न में कौन सा रासो अल्हड़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो रासो अल्हड़ कौन से हैं? परमाल रासो जी रासो अल्हड़ के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? परमाल जी। तो इसमें परमाल सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये सब अब इंग्लिश का है, इंग्लिश ग्रामर है, तो आप लोग इसको भी जरूर से जरूर पढ़ें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है। इसको तो बिना पढ़े तो इसके कामना ही हम लोग नहीं कर सकते हैं इसके पास होने की। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जरूर पढ़ें आप लोग। अब देखिए संस्कृत भी इसमें पूछी जाती है, भाग 3 संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में देखिए क्या क्या पूछा जाता है, आइए हम कुछ देखते हैं। जैसे शिव पदस्य अनार्थया का, तो इसमें से आपको ढूंढना है आंसर। ठीक है, तो क्या होगा? शिव पदस्य अनार्थया क्या? श्रृंगाल अस्ति, यानी कि बी श्रृंगाल। ठीक है, श्रृंगाला इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 65वां नंबर। शिशु मोद का रोदिती उदाहरण या किसका उदाहरण है? तो बी। आप लोग ही पढ़ें, बहुत बड़ा शब्द है, उच्चारण नहीं निकल रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन बी सही बात। देखिए और उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, या कौन है? सल। ठीक है, और इस तरह से इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सब कुछ इसमें पूछी जाती है, तो आप उसमें सब कुछ याद मतलब पढ़ेंगे। मनोरथा का उदाहरण है। देखिए मनोरथा का क्या उदाहरण है? तो इसमें उदाहरण है सी विसर्ग संधि का, इसमें संधि पूछी गई है। ठीक है, मनोरथा का संधि क्या होगी? तो विसर्ग संधि होगी। ठीक है, नैके में संधि क्या है? तो नैके में क्या संधि है? सी वृद्धि संधि है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हिंदी व्याकरण भी बहुत पूछा जाता है। ये देखिए हिंदी व्याकरण भी इसमें काफी पूछा जाता है। देखिए ये देखिए इंटरेस्टेड क्वेश्चन है 85वां नंबर की श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। आप लोग इसको याद रखें कि कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय किसमें? श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, और वो अध्याय जो भी हैं वो यहाँ पर डिटेल्स में दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं कि वह कितने हैं। 18 हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो सप्तम अध्याय है उसमें क्या है, क्या विषय है? तो इस ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्ञान विज्ञान योग, या अष्टम अध्याय में क्या है? तो अक्षर ब्रह्म योग। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग ऐसे भी इसको याद रखें। और यह हिंदी व्याकरण संस्कृत साहित्य में से किस कवि की रचना को विद्वदोषधम कहा गया है? तो किससे कहा गया है? डी को, श्रीहर्ष के। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से इसमें आप लोग देखें संस्कृत भी पूछी जाती है और साथ में गणित भी पूछी जाती है। भाग 4 क्या होता है? गणित होता है। ठीक है, इसमें गणित पूछी गई है। और गणित किस तरह पूछी जाती है? देखिए 57वां नंबर देख के हम लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? तो इसमें बी है, यानी कि 2। कैसे होगा? इसमें स्पष्ट तरीके से डिटेल्स में बताया गया है। देखिए 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। तो दोनों कोण क्या होंगे? देखिए इसको आप हल करेंगे तो ही आप, तो इस तरह से आप लोग मैथ भी तैयार करें, इसमें मैथ भी काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देख लिया? जीके देख लिया, हिंदी देख लिया, संस्कृत देख लिया, अब गणित देख रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर 16 हम लोग देख लें। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। क्या था? आर ए फिशर को इसको मुख्य श्रेय था किसका? प्रसरण का विश्लेषण। ठीक है, और ये देखिए
a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c अपान c का मान क्या होगा, तो उसमें क्या मान होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होगा, इसमें बताया गया है डिटेल्स में, आप लोग देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मैथ भी पूछी जाती है और काफ़ी पूछी जाती है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, इसमें प्रतिशत पूछा गया तो क्या होगा, ऑप्शन सी 30 मतलब कि 33/1/3। ठीक है, 33 से ही 1/3 प्रतिशत हानि होगी इसमें। ठीक है, हानि कैसे होगा, इसमें ये डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तो इस तरह से इसमें मैथ भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए भाग 5 में क्या पूछा गया, पर्यावरणीय अध्ययन पूछा गया। पर्यावरण का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि 20 नंबर जीएस है, 20 नंबर हिंदी ग्रामर है, 20 नंबर संस्कृत है, 20 क्वेश्चन फिर मैथ्स के देखे जाते हैं। तो ऐसे इसमें होता है। भाग 5 में देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो कौन सी है, बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखिए गाड़ियों में एक छोटा सा मतलब कि चिपका होता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वह मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए कोटोपैक्सी का एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर, कोटोपैक्सी का एक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, तो वह एंडीज पर्वत में स्थित है। और एंडीज पर्वत साथियों कहाँ पर स्थित है, तो एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, साउथ अमेरिका में, यहाँ कहीं लिखा होगा, साउथ अमेरिका नहीं लिखा है, मगर हम आपको बता दें कि यह साउथ अमेरिका में स्थित है, यह होगा साउथ। ठीक है, अब ये हो जाएगा अमेरिका, एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में स्थित है, जिस पर एक कोटोपैक्सी नामक एक जागृत ज्वालामुखी अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए 123 तिब्बत की सांगपो नदी भारत में से किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत में जो सांगपो नदी है वही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सांगपो नदी। और तिब्बत में देखिए इसको हम लोग इस तरह से और मतलब कि टिक लगा सकते हैं, अपने दिमाग में एक तरह से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि गंगा है, तो गंगा कहाँ उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में। यमुना भी हमारे उत्तर भारत में। और जो सिंधु नदी है यह कहाँ पर है, यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो क्या होगा, और जो तिब्बत है हमारा वह कहाँ पर पाया जाता है, वह नॉर्थ और ईस्ट में स्थित है। तो इन तीनों नदियों से तो दूर दूर से इनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो कौन से, ब्रह्मपुत्र है। इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 124वां नंबर देखें, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, कौन से होते हैं, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था भैया, इसमें 5 दिया हुआ है, चलिए छोड़िए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो सी राजस्थान में अवस्थित है। कौन सा उद्यान, सरिस्का उद्यान। ठीक है, तो आप लोगों को उद्यान भी पढ़ना है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यह पूछा गया है। तो क्या है, बी ऑप्शन, सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए, ऑप्शन बी सही होगा। एक मार्ग का संबंध किससे है, तो एक मार्ग का जो संबंध है वह किससे है, गुणवत्ता से है। ठीक है, गुणवत्ता से। इसमें आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि एक मार्ग क्या है। अब देखिए वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसको क्या कहते हैं, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। पहला देखिए क्षोभ मंडल हो गया, दूसरा हो गया समताप मंडल। ठीक है, तीसरा हो गया मध्य मंडल, चौथा हो गया आयन मंडल, और जो पांचवा है वह कौन होगा, वह होगा बरही मंडल। ठीक है, 5 मंडल होते हैं। ये देखिए इस तरह से दिया गया है, और कितनी ऊंचाई तक है ये भी इसमें दिया गया डिटेल्स में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं।
कहते हैं। अब देखिए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल में किस नदी में होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो वह गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी में। अब देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो यह एक एक्ट है, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट अधिनियम जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो यह कब हुआ था, 1972 में यह पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अब देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कि कब किया गया था, तो ऑप्शन बी सही होगा, 1973 में। ठीक है, दूध से दही बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, उसे क्या कहा जाता है, आप लोग तो इसको तो लगभग 100 बार पढ़े होंगे, किण्वन। ठीक है, तो किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है, अंग्रेजी में से फर्मेंटेशन। अब देखिए फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में साथियों फूलों की घाटी अवस्थित है। ठीक है, जिसे द वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, देखिए मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है तो कहाँ से, रसिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, देखिए तो हम बता रहे हैं आपको, ये रूस हो गया। ठीक है, तो रूस से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, रसिया से। ये ठीक है, रसिया से लिया गया है। और देखिए मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। यदि मूल अधिकारों की बात किया जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो वह लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे मूल कर्तव्यों को लिया गया और मूल अधिकारों को लिया गया। और मूल कर्तव्यों की बात किया जाए तो यह रसिया से लिया गया। ठीक है, इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1976 में किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 का, ठीक है, 4 का मूल कर्तव्य के शीर्षक के अधीन जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया, यानी कि रसिया से लिया गया है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, सी 206 होती है। ठीक है, अब ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी तारे को, ठीक है, उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रीन पीस 139वां नंबर देख लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर, एम्स्टर्डम, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व किया था पहले ही, मकर रेखा स्थित है, मकर रेखा स्थित है कौन सा, तो 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, साउथ में मकर रेखा। यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन बी इसमें देखिए, ऑप्शन बी सही होगा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा नॉर्थ में और मकर रेखा साउथ में, दोनों के जो ये है अंक है वो सेम ही 23 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये सब तो आप लोग जानते हैं, पढ़ाने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर, हेग में स्थित है। मेरा मतलब ये है कि आप लोग समझें कि किस तरह से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आज हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको आज से टीटी नहीं निकल जाएगा, मगर आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा। तो हम सिर्फ आपको एक आइडिया बताना चाहते हैं जिससे कि आप लोग समझ सके कि किस तरह से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। अब देखिए 144वां नंबर है, ये देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो कब, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को साथियों अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वह अजमेर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा उसमें। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये सब असत्य हैं, ये सब सत्य हैं। ठीक है, इसमें डी सिर्फ असत्य है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ठीक है, तो इसमें यह सत्य नहीं है और सब सत्य है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, हाँ बिल्कुल है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन से यह
ज्वाला से जलने वाला है। हाँ, ये भी सही। देख, आप लोग घर में देखते होंगे क्या नीला नीला जलता है, ठीक है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें असत्य है, ठीक है, इसमें असत्य पूछा गया, ना कि सत्य पूछा गया है। अब देखिए, द ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, या किसने कहा था? तो यह चार्ल्स डार्विन जी ने कहा था, ठीक है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो कौन सा है? UV-C। तो इसको आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा कि हाँ ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। अब देखिए 147वां नंबर देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है? तो कौन सा है? सी है। और हम लोग ये क्या पढ़ रहे जानते हैं? हम लोग इसको GS पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस, ठीक है। गिरसेर परियोजना स्थित है कहाँ पर? गुजरात में स्थित है गिरसेर परियोजना। ये कई बार देखने को मिलता है कि गिरसेर परियोजना कहाँ स्थित है, तो यहाँ साथियों गुजरात में स्थित है। अब देखिए, गंगा नदी निकलती कहाँ से? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यदि उसमें प्रयाग पूछा जाए कि किस प्रयाग से निकलती है, तो यहाँ देव प्रयाग से निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने पढ़ा और सॉल्व किया, अच्छे से इसको समझा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।